नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम विज्ञान क्लास 6 विज्ञान की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर रहे हैं और जिसमें हम 5 चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे पदार्थों का पृथक्करण, जिसका सेकंड पार्ट हम आज कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम काफ़ी सारी विधियाँ जो पदार्थों के पृथक्करण की थी विधियाँ थी, वो हम थोड़ी बहुत देख चुके थे। उसके आगे की हम विधियाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम बीनना, थ्रेसिंग, फटकना और वो भी पढ़ चुके थे जिसमें हमने निस्तारण और अवसादन और जैसे कि आप इधर देखिए हमने ये भी पढ़ा था इससे पहले कि अवसादन भी थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके थे, निस्तारण भी पढ़ चुके थे, निस्यंदन भी पढ़ चुके थे, जो छानना होता है, फिल्टर पेपर से छानना। पर लेकिन अभी हम इसका एक क्रियाकलाप और पढ़ेंगे जिससे हमें ये तीनों चीजें क्या है समझ में आ जाएंगी। तो हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं ये आप सब बच्चों। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास में जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। यानी कि हम एक गिलास ले सकते हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, एक गिलास में पानी ले सकते हैं और उसमें मिट्टी ले सकते हैं और मिट्टी को मिला के उसको क्या करें, छोड़ दें आधे घंटे के लिए। क्या होगा, जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तो हम क्या होगा, अब हमें एक प्रेक्षण करना है और हम लिखेंगे इसमें कि ये जो मिट्टी है वो नीचे तली में बैठ जाएगी। तो क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? तो इसी तरीके से कुछ मिट्टी बैठ गई है और ऐसा क्यों हुआ है, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? तो आप भी इससे पहले हमने पढ़ा है, मैं इसका जो पहले का जो पार्ट है 5 चैप्टर का, उसका पहले पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से उसके पहले पार्ट को देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। हमने ये जो चीज है पानी पानी तली में बैठ जाना, यानी जो मिट्टी बैठ गई है तली में पानी के, वो हमारा अवसादन होता है। ये हमने पढ़ा था, अवसादन की क्रिया है। अब देखिए आगे, अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। देखिए इसमें भी तिरछा किया जा रहा है, थोड़ा तिरछा करते हैं और जो पानी है उसके ऊपर जो और नीचे जो मिट्टी रह गई है, अब क्या करेंगे, तिरछा करने के बाद इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? हम इस प्रक्रम को भी बच्चों पढ़ चुके हैं, इसको निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तारण, हम ये भी पढ़ चुके हैं। तो यानी कि हम इसको अवसादन कहेंगे जहां पे मिट्टी नीचे तली में बैठ जाती है, और इसको निस्तारण कहेंगे जहां हम पानी को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं दूसरे गिलास में। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल है? बिल्कुल, दूसरे गिलास का जल थोड़ा पंकिल रह जाता है, उसके मिट्टी अशुद्धि उसी में है, थोड़ी बहुत आ जाती है। मतलब ये जो गिलास है इसमें पानी अभी भी साफ नहीं हुआ है पूरी तरीके से, अभी भी इसमें मिट्टी रह जाती है, अशुद्धियां रह जाती है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। और क्या चाय वाली छन्नी से ने यह कार्य किया? मतलब कि निस्यंदन का मतलब होता है छानना, छानना करना है। अब हमें निस्यंदन करना है तो चाय वाली जो छन्नी होती है उससे करते हैं। अब चाय वाली छन्नी तो इसमें पूरी तरीके से कारगर नहीं होती है क्योंकि उसमें बड़े छेद होते हैं, तो पानी क्या होता है तब भी अशुद्ध सा दिखता है, पंकिल सा। ये आप करके देख लीजिए, आपको ऐसा ही दिखेगा। तो हम आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्यंदन का करने का प्रयास करते हैं। अब कपड़े से छानने का प्रयास करते हैं, तो क्या करते हैं कपड़े से, हाँ कुछ हद तक जो मोटे कण है जो मिट्टी के, वो उस कपड़े में क्या है रह जाते हैं और पानी नीचे आ जाता है। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए धागे, यानी जो बुनते हैं ना, इस तरीके से धागे बुनते हैं, इस तरीके से अगर हमने ये पढ़ा है इससे, ये इस तरीके से धागे जो बुनते हैं। अब इसमें ये जो छेद से रह जाते हैं बच्चों, ये जो छेद से, यही छलनी का कार्य करते हैं निस्यंदन का। छोटे छोटे जो छिद्र है, रंध्र होते हैं कपड़े के, इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जाता है, यानी छानने का काम करते हैं। तो जल तो निकल जाता है, ये बारीक होते हैं ये छिद्र, तो जल तो निकल जाता है, नीचे थोड़ी बहुत अशुद्धियां उस कपड़े पर आ जाती हैं।
अब क्या है, इतना तब भी शुद्ध नहीं हो पाता है, तो अब हम क्या करें? यदि जल अब भी पंकिल है, यानी अभी भी मिट्टी वाला दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र से निस्यंदित कर सकते हैं। यानी फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर थोड़ा मोटा सा कागज होता है, जैसे आप इसमें देखिए इस तरीके का कागज होता है, और उसको हमें कैसे लेना है, तो जिसमें और भी छोटे छिद्र होते हैं, इसमें छोटे छोटे बहुत छिद्र होते हैं, यानी पानी बिल्कुल एकदम साफ नीचे आ जाता है। जितनी भी अशुद्धि है, जितने भी मिट्टी के कण हैं, थोड़े पानी से क्या होते हैं, बड़े कण होते हैं, इस वजह से वो पूरे फिल्टर पेपर पे आ जाते हैं। तो फिल्टर पत्र पे एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से बिल्कुल कीप में लगा देंगे, और फिल्टर पत्र को शंकु की ओर मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है, और इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र पर उड़ेला जाता है। यानी वो जो पानी है उसे फिल्टर पेपर पे उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पे ही रह जाते हैं। आप समझ गए? यानी जो पानी है, जो बच्चों पानी पानी नीचे चला जाएगा, बीकर में बिल्कुल साफ पानी आ जाता है, और अशुद्धियां जो मिट्टी की हैं वो सारी की सारी किस में रह जाती हैं? फिल्टर पेपर पे रह जाती है। तो देखिए साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस के कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। यानी हम पनीर बनाने के लिए भी निस्यंदन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस डाल दिया जाता है। नींबू का रस डाल देंगे, उससे दूध फट जाएगा, और फिर इससे पनीर का जो ठोस कण है, जो ठोस जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस कण तो क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, द्रव के कण अलग हो जाते हैं दूध में से। अब पनीर को इस मिश्रण से कपड़े से या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जा सकता है। हम कपड़े की सहायता से भी ले सकते हैं, या छन्नी की सहायता से हम पानी पानी को अलग कर सकते हैं, और जो ठोस कण है या गाढ़ा वो कण है उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, और उससे पनीर बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी हमें द्रव की पूरी मात्रा निकाल के हम उससे क्या है? पनीर बना सकते हैं। तो ये इस चीज के लिए भी हम निस्यंदन यानी छानने का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका कपड़ा यूज हो सकता है, छलनी यूज हो सकती है। अब देखिए हमारी नेक्स्ट विधि आती है वाष्पन। अब हमने अवसादन और निस्तारण और निस्यंदन पढ़ लिया। अब हम वाष्पन देखेंगे। तो वाष्पन क्या है? क्रियाकलाप 6 हमें करना है, मतलब ये इसमें एक क्रियाकलाप करते हैं। बीकर में कुछ जल गर्म कीजिए। जल लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। जल को उबालते हैं, उबालने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है? बिल्कुल पूरा जो जल है वो भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। बिल्कुल अदृश्य हो जाता है, मतलब धीरे धीरे अगर पानी को लगातार गर्म करते रहेंगे तो पानी पूरा क्या है? उबल के भाप भाप बन जाएगा पूरा, और वो बीकर बिल्कुल खाली हो जाएगा इस तरीके से। तो अब दूसरे बीकर में जल में 2 चम्मच नमक डालिए। अब हमें दूसरा बीकर लेना है, और उसमें क्या डालें हम? उसके जल में 2 चम्मच क्या डालना है बच्चों? नमक डालते हैं। अब हमें यही चीज, तो 2 पदार्थ हो गए, मिश्रण हो गया एक तरीके से। अब जल में क्या आ गया? नमक आ गया। तो जल में नमक आ गया, तो जल और नमक क्या हो गए? मिश्रण हो गए। तो ये देखिए जल है और इसमें नमक। अब देखिए इसको उबालते हैं। यहाँ पे यही चीज दे रखी है कि इसको गर्म करते हैं, उबालते हैं। तो उबालने के बाद क्या होगा? पहले तो अच्छी तरीके से हिला लीजिए उसको, जल में नमक को, और फिर बाद में उसको क्या है? अब तो नमक घुल गया पूरा, ये सॉल्यूशन बन गया हमारे पास जल और नमक का। तो ये नमक का हमारे पास सॉल्यूशन। अब ये क्या है? अच्छी तरीके से हिलाने के बाद कोई परिवर्तन देखते हैं? विलोडित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? यानी अगर हमने पूरा हिला लिया कि नमक दिखता है। अब हम गरम कर रहे हैं, नमक के जल से भरे बीकर को गरम कीजिए। अब हमें गरम करना है। अब जल को उबाल कर उड़ने दीजिए, यानी इतना उड़ जाने दीजिए। क्या बीकर में कुछ बचता है? क्या बीकर में कुछ सफेद सफेद पदार्थ रह जाता है? बिल्कुल रह जाता है। आप ये करके देख लीजिए क्रियाकलाप। पानी पूरा उड़ जाएगा, और नीचे एक क्या रह जाएगी? सफेद सफेद परत रह जाएगी नमक की।
इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। यानी अब हमने जल को क्या है, वाष्पीकृत किया है, उबाल के उसे उड़ाया है, भाप बनाया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। यानी जल वाष्प में बदल गया है, वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पन कहलाती है। और जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जहां पर जल है वहां वाष्पन जरूर होगा। आप भी जानते हैं, जैसे दूध है, दूध में दूध को हम गर्म करते हैं, उसे मावा बनाना है या खोवा बनाना है। तो अगर आपने घर में ये देखा होगा कि दूध को कढ़ाई में लेके एकदम क्या है, गर्म किया जाता है, चलाया जाता है, चलाया जाता है और गर्म किया जाता है। चलाया तो इसलिए जाता है दूध नीचे से लगे नहीं, और उसको गर्म किया जाता है इसलिए कि उसमें जितना भी पानी है, जितना भी द्रव है, जितना पानी है, पानी की मात्रा वो सारी क्या हो जाए, वाष्पीकृत हो जाए। तो उसके लिए फिर वो क्या हो जाता है, नीचे नीचे उसका फिर जितना पानी था वो वाष्पीकृत हो जाता है और ठोस पदार्थ रह जाता है जो पानी के वो दूध के अंदर था। तो देखिए यहाँ पे जल को उसी को वाष्पन कहते हैं। और आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? अब सोचिए नमक कहाँ से आता है? बिल्कुल समुद्र से आता है। समुद्र बहुत खारा पानी है, तो खारा है तो इसका मतलब उसमें नमक है नीचे। समुद्र के जल को अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं, यानी उसमें पूरे में लवण। और ये याद रखिए, हमारा जो नमक है वो लवण है। और नमक का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है NaCl। ये आपको ध्यान रखना है। NaCl, मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ, Na। हाँ, माउस ऐसे ही चला है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया है, तो NaCl। ठीक है, तो NaCl है। और इसका सूत्र, और इसमें इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक होता है। कई सारे लवण मिले होते हैं समुद्र के पानी में, पर हमारा नमक भी लवण है और साधारण। ये नमक जब समुद्र के जल को बड़े-बड़े उतले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, यानी एक बड़े-बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों में पानी को छोड़ दिया जाता है। तो समुद्र के प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है, सॉरी, तो वो जल को गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे-धीरे वाष्प में बदलने लगता है। यानी जितना पानी होता है वो धीरे-धीरे क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। पूरा जल क्या हो जाता है, उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। जो भी नमक का जो ठोस कण है वो नीचे क्या है, बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। यानी हम क्या करेंगे, बिल्कुल मिश्रण का प्राप्त करेंगे, साधारण नमक प्राप्त करेंगे। अब देखिए आगे, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग कैसे करेंगे। अब इनका हमें और ज्यादा विधियां जो हैं हमारी, उनका हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए, हमने अभी वाष्पन पढ़ लिया, अवसादन निस्तारण का भी हमने क्रियाकलाप देखा। तो अब देखिए आगे, हमने पदार्थों को, देखिए अब ये यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाना चाह रही थी आपको, नमक। देखिए ये किस तरीके से, वही गड्ढे, समुद्र के ये पानी भरे जाते हैं इन गड्ढों में, और इन पानी को वाष्पीकृत किया जाता है, उड़ाया जाता है, फिर नीचे लवण की मात्रा रह जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये गड्ढे की है इस तरीके। अब और भी विधियां देखिए, हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। हम एक ही उसका करें, अलग अलग विधियों का प्रयोग करा जाता है अलग अलग पदार्थों को अलग करने के लिए। आप सभी मतलब एक ही विधि का प्रयोग सारे पदार्थों को अलग करने में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही विधि से नहीं कर सकते अलग, उनके लिए हमें कई विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो बच्चों देखिए, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, मतलब एक एक्टिविटी करते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। अब नमक और रेत दोनों का मिश्रण लेते हैं। अब पानी नहीं है, दोनों ठोस ठोस है, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। अब रेत को कब तक आप है ना बिल्कुल हाथों से चयन करके और बिल्कुल एकदम अलग अलग करेंगे, नहीं कर पाएंगे।
तो वो कारगर नहीं होगी। तो इस मिश्रण को बीकर में रखिए, रेत और नमक के मिश्रण को बीकर में रखते हैं, इसमें कुछ जल मिलाइए, जल मिलाते हैं और उसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए, एक ओर रख देंगे। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? बिल्कुल, जो रेत है वो तली में बैठ जाएगा और नमक क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो नमक पानी में घुल जाएगा और इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा, वही है छानना, और पहले तो तली में बैठ जाएगी वो अशुद्धि और फिर बाद में उसका यानी वो हो गया अवसादन, और फिर बाद में पानी को हम क्या है दूसरे ग्लास में ले लेंगे, पूरे पानी को, रेत रेत को अलग कर लेंगे। तो पानी को अलग लेना भी हमारा क्या कहलाएगा? निस्तारण कहलाएगा। और निस्यंदन होता है छानना, छानने से भी अलग कर सकते हैं। तो निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब हमें क्या है? नमक और पानी को अलग करना है। अब नमक पानी को कैसे अलग करेंगे? कोई केतली ले लेंगे, केतली, और उसमें से क्या करेंगे? अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी जो होती है उसमें से भाप निकलती देख रहे हैं क्या? देखिए, ये रहा, ये देखिए। अब हम कई सारी विधियां प्रयोग करके हम अलग अलग कर रहे हैं। समझ में आ रही है? रेत हमने अलग कर दिया बिल्कुल पानी से, अब उस पानी से हम नमक अलग कर रहे हैं और देखिए वो पानी भी हमें शुद्ध मिलेगा। बिल्कुल हम डिस्टिल वाटर करेंगे इस वाष्पन से। तो देखिए ये बिल्कुल केटली ली और केटली के इस टोंटी में से, इस छिद्र में से क्या निकल रही है? भाप निकल रही है। आप देख रहे हैं ये भाप इस प्लेट से टकरा रही है। तो एक धातु की प्लेट लीजिए और जिस पर कुछ बर्फ रखी हुई हो। देखिए ये धातु की प्लेट है और इस पर बर्फ रखी हो, क्योंकि ताकि पानी जितना भी वाष्पीकृत होके जा रहा है, भाप बन रहा है, वो तुरंत क्या हो जाए? ठंडी प्लेट से टकरा कर यहाँ पर द्रव में परिवर्तित हो जाए। जो भाप है, जो गैस है, वो किस में बदल जाए बच्चों? द्रव में, पुनः द्रव बन जाए, वो पुनः पानी में बन जाए। तो देखिए कुछ बर्फ रखी हुई हो और प्लेट को केतली की टोटी के ऊपर पकड़िए, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इस तरीके से हम क्या है? पकड़ेंगे और आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। सारा जल जब तक भाप में नहीं बदल जाएगा, नमक कैसे आप अलग प्राप्त कर सकते हो? अब जब जल भाप बर्फ से ठंडी हो की गई प्लेट से संपर्क में आती है, यानी भाप जब बर्फ से जो ठंडी प्लेट है उससे टकराती है तो क्या होता है? तो वह संघनित हो जाती है। मतलब वो भाप पूरी, जो दूर दूर उसके कण थे गैस के, अब वो पास पास आ जाते हैं। द्रव के थोड़े गैस से क्या होते हैं? पास पास कण होते हैं, और ठोस के बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो संघनित हो जाते हैं और प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। मतलब संघनन द्वारा उस भाप से हमें क्या है? प्राप्त हुआ है ये जो जल, और ये जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया है। अब वाष्पन से यानी हमने क्या किया था? देखिए इसी केतली में द्रव था, तो द्रव से किसमें बदला? गरम किया तो वाष्पीकृत हुआ, गैस में बदला। यानी यहाँ पे द्रव है, यहाँ गैस बदला, और गैस से अब संघनन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? संघनन विधि द्वारा अब किसमें बदला है? पानी में, यानी वही द्रव में। यानी ये संघनन विधि द्वारा दोबारा क्या बदल गया? पानी में बदल गया। आप समझ रहे? तो ये बूंद बूंद करके पानी प्राप्त हो रहा है। तो देखिए आप इसमें, अब हम देखिए, तो जब सारा जल वाष्पीकृत हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? आप भी जानते हैं केतली में नमक घुला हुआ था उस पानी में, तो नमक छूट जाता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक क्या कर लिया? पृथक कर लिया। अब हमने ये इतनी सारी विधियों का प्रयोग करके हमने क्या कर लिया है? उन्हें अलग कर लिया है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि एक विधि से नहीं हो रहा है, पूरे कई सारी विधियों का हमने प्रयोग किया। पहली को, यानी जो पहली लड़की है वो सोच रही है बच्चों कि पहली को रेत से नमक
की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक को के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने ये पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई। मतलब पहली ने क्या किया है, रेत और नमक को मिला दिया है दोबारा से। अब उसने वही प्रयोग किया है जो क्रियाकलाप हमने अभी 6 में किया था, अभी इसमें किया था 7 में, सॉरी। और इसमें उसने यही सेम किया, पर लेकिन क्या किया है उसने, नमक के संपूर्ण पैकेट को क्या है, थोड़े से जो रेत है, थोड़ी सी जो रेत की मात्रा है उसमें मिला दिया है, पर उसे उतना नमक प्राप्त नहीं हुआ, उतना पैकेट में भरा हुआ नमक प्राप्त नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, तो देखिए, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? जल पदार्थ की सभी मात्राओं को घोल सकता है क्या? नमक की सारी मात्राओं को घोला तब जल ने। अध्ययन 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। और यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं? जल उसने पहली ने क्या किया, पूरा एक पैकेट नमक का लिया था। क्या लिया था? पूरा पैकेट लिया था नमक का, और उसको क्या किया है, थोड़ी सी मात्रा में रेत थी और थोड़े से जल में उसको क्या किया था उसने, उसे घोला। पर लेकिन है ना, क्या हुआ, उसे उतनी मात्रा में नमक मिला नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ये समझिए कि इसमें हमने 4 में अध्ययन किया था कि हमने ये भी देखा था कि विलयन और विलय क्या होता है। तो विलयन जो है, जैसे कि पानी है, समझिए पानी है, मैं यहाँ पे पानी से आपको समझाती हूँ, पानी और ये नमक, ये है हमारे पास। अब घोलने वाला कौन है, वो पानी है। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा हुआ, ये घोल रहा है पानी, तो ये हमारा क्या हुआ, विलय। ये हमारा घोलेगा तो ये हमारा हो गया विलायक। मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा कर्सर नहीं चल रहा, यहाँ लिख देती हूँ विलायक। ये क्या हो गया हमारा, विलायक। बस इतना समझ लीजिए, अब वो टाइम लगेगा फिर। विलायक और नमक क्या हो गया, विलय, क्योंकि वो उसमें जल में क्या हो रहा है, घुल रहा है। अब इनके घुलने से मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है, यानी सॉल्यूशन बनता है। तो ये तो हो गया विलय, ये हो गया विलय। ठीक है, तो ये विलायक हो गया पानी और ये विलेय हो गया नमक। अब इनके घुलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, यानी विलयन बनता है। अब ये एक चीज और समझिए कि अगर मान लीजिए पानी की मात्रा तो क्या हुई, कम हुई, और नमक की मात्रा ज्यादा हुई, यानी विलेय जो घुल रहा है पदार्थ उसकी मात्रा ज्यादा हुई, और पानी की मात्रा क्या है, कम है, यानी घुलने वाले की, विलायक की मात्रा कम है। तो क्या नमक पूर्णतः घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितनी मात्रा है, ये समझिए जैसे कि ये छोटे-छोटे कण हैं और ये किसके कण हैं? ये पानी के कण हैं। अब पानी के कण इतने हैं और इनमें जो गैप है, जो जगह स्थान खाली जो बचा है, वो बच्चों वो क्या है, खाली स्थान। वो जगह है इसलिए कि उसमें कोई और दूसरा कण आके मिल जाए। तो नमक आके इसमें मिल जाएगा। अब नमक आके बैठेगा तो नमक के तो ज्यादा कण हैं, तो वो क्या है, वो घुल नहीं पाएंगे पूरी तरीके से। वो भाई उसमें जगह जितनी बची है, जितना पानी में है वो उतने ही कण आए, ये बाकी कण नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि भाई जगह घिर गई, अपने आप ही थोड़ा सा ही जल लिया था। तो यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ को निरंतर बढ़ाते जाएं, अब मात्र जल तो निश्चित है, उतना ही है, और नमक को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो घुलेगा नहीं। तो हमें इसी के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों, जिससे हमें समझ में आएगा। देखिए क्रियाकलाप 8 करते हैं।
इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच और नमक और जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में डालिए और 1 चम्मच नमक, यानी आधा कप जल जो है हमें बीकर में लेना है, आधा कप, और उसमें हम नमक डालते हैं और तब तक विलोडित करते हैं, यानी उसे हिलाते हैं, घुमाते हैं, मतलब चम्मच से हिलाते हैं, तो तब जब तक कि वो पूरी तरीके से घुल ना जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए आप, इसमें इस पानी में नमक को मिलाया जा रहा है और जब तक घुला जा रहा है, जब तक कि ये पूरी तरीके से घुल नहीं जाए। तो अब देखिए, और अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली-भांति विलोडित करिए, फिर घुमाइए और इसी प्रकार 1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोडित करते जाइए। एक चम्मच नमक डालिए और घोलते जाइए, फिर 1 चम्मच डालिए, फिर घोलते जाइए, फिर 1 और चम्मच डालिए, फिर घोलते जाइए। इस तरीके से आप घोलते जाइए और कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है? यानी अब क्या है, आप लगातार उस जो आधा कप पानी है उसमें नमक घोलते जा रहे हैं। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं कि नमक नहीं घुल रहा है, नमक नीचे तली में बैठ रहा है, वो घुल नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, कि कुछ अविलेय नमक, यानी कि कुछ अब घुल नहीं रहा है, तो अविलेय नमक रहेगा और जो तली में बैठ जाएगा और बीकर की तली में बैठ जाएगा। ठीक है, यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। आया समझ में? जल में अब नहीं घुलेगा और ये विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा, क्योंकि वो संतृप्त हो चुका है, अब उसमें नहीं घुल सकता कोई और अन्य पदार्थ। अब यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ। अब पहली ने रेत में, समझ में आ रहा है? जो पहली ने किया था, भाई 1 पैकेट पूरा रेत वो नमक मिला दिया था, तो पूरा 1 पैकेट नमक मिलाने के बावजूद उसको उतना क्या है क्वांटिटी में नमक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो इसका कारण यही है कि उसके अधिक से अधिक जो नमक के कण थे वो घुले नहीं थे। पानी की मात्रा कम थी और नमक के कण घुल नहीं पाए और इसलिए वो रेत के साथ रह जाते हैं। जो घुल गए वो पानी के साथ अलग आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। आप समझ रहे हैं? संतृप्त यानी कि वो जो संतृप्त विलयन बनाने के लिए उससे मात्रा क्या रह गई? ज्यादा रह गई, तो अब नमक नहीं घुल रहा। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया और अब क्या है, जो नहीं घुला वो रेत के साथ ही रह गया और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या को हल कर सकती है। यानी कि अगर पानी की मात्रा कम है और जल को घोलने के लिए नहीं हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही है ना, इतने गिलास, जो आधा कप गिलास है उस पानी में नहीं घुल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पानी की मात्रा को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। पानी की मात्रा बढ़ाइए, उसके क्या होंगे, फिर वो नमक घुल जाएगा, क्योंकि जो कण है वो पहले से क्या हो गए? संतृप्त हो गए, उसके अंदर है ना एक और कण आके हो गया और जैसे ही हम पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसमें भी खाली कण रह जाएंगे और नमक पूर्णतः घुल जाएगा। आपको समझ में आ गई ये चीज? अब देखिए हम एक क्रियाकलाप और करते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा और दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घुलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? अब इसकी पहली की सहायता करने का प्रयास करें। अब देखिए अब उसके पास पानी नहीं है, अब किसी के पास पानी नहीं है इतना, तो नमक को फिर भी हमें पूरी तरीके से क्या करना है बच्चों? घोलना है। अब मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास इतना ही आधा कप क्या है? पानी है। अब मुझे नमक तो पूरा घोलना है, तो कैसे करूंगी? यही हमें करना है और इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 9। देखिए 9 में क्या है? बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें नमक ना घुल जाए और घुल सके, और इस प्रकार हमें नमक का जल संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। यानी अब नमक घुलना एक कंडीशन पे क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और इसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब
इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? अब कम मात्रा में हम नमक मिलाएंगे तो क्या पाएंगे? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा दिखाई देता है? समझ रहे हैं? इसमें 2-3 चीजें बोली है। क्या क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक अधिक मात्रा में घुल जाता है? समझ रहे हैं? ये जो एक्टिविटी है, यानी अब क्या किया है, उस पानी को हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। अब भाई इतना ही पानी है, अब हमने इसको गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो क्या हो गया? आराम से अब क्या हो गया? पानी में नमक घुल गया। समझ रहे हैं? पानी में नमक घुल गया। इसको करने के लिए, यानी संतृप्त विलयन हो चुका था हमारा पूरी तरीके से, उसमें नमक नहीं घुल रहा था उसके बाद, पर अब हमने क्या कर दिया? उसे गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या हो गया? कुछ कण कैसे हो गए हमारे? वाष्पीकृत होने, दूर दूर होने लगे, और दूर दूर, और स्थान दूर दूर हो गया, और अब आराम से क्या हो गया? नमक घुल गया। तो देखिए, क्रियाकलाप 10, यानी एक्टिविटी हम 10 भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 क्या कह रही है? 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए और 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए, और यानी हमें 2 गिलास लेने हैं। ठीक है, ये 2 गिलास लेते हैं। इधर ही कर लेते हैं इस क्रियाकलाप को। थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया पानी, तो अब थोड़ा सा तो कर सबसे टेढ़ा ही बनेगा। थोड़ा सा समझने के लिए ले लेते हैं बस। ये चलिए इसको बना देते हैं, थोड़ा बहुत बनेगा से। हाँ, ये हमने 2 गिलास लिए और इनको अब हम किससे भर रहे हैं? जल से भर रहे हैं। तो देखिए, जल से हमने ये आधा आधा कप भर दिया। अब 1 गिलास में 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें हम क्या डालेंगे? नमक। नमक डालते हैं, मिलाते हैं, और देखिए, और तब तक विलोडित करते हैं, यानी हिलाते हैं जब तक कि वह घुल ना जाए। नमक को तब तक हिलाते हैं जब तक कि वो घुल ना जाए, और 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाते हैं, और नमक की चम्मचों की संख्या जो कि घुली गई हैं, यानी कि कितने हमने चम्मच नमक डाला और कितनी संख्या में हमने घोला, उसको हम लिखते हैं। देखिए, ये टेबल है, और इसमें देखिए पदार्थ है नमक और चीनी, और जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा। अब नमक कितनी बार में घुला, चीनी कितनी बार में घुली, कितने चम्मच? मान लीजिए नमक घुला 10 चम्मच तक, और मान लीजिए चीनी किस तरीके से 11 चम्मच तक घुली या किस तरीके से, तो ये हम क्या है उसमें लिखेंगे। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए, यानी नमक से तो दोहरा लिया, अब चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। जरूरी नहीं है चीनी लें, आप कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। ठीक है, वो कितनी देर में घुल रहा है, कितनी मात्रा में। तो सारणी 5.2 देखिए, 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में किया जाता है। हमने ये भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो संतृप्त विलयन कहते हैं। देखो आप बच्चों, अब हमने क्या है, ये पूरा पार्ट जो है वो हमने पूरा पढ़ लिया है, और हमने इस पूरे पार्ट में जो पढ़ा, हमने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ा और कैसे हम पदार्थों को पृथक करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी पृथक्करण की जो विधियां थी, हस्तचयन विधि द्वारा, फटक कर, बीन कर, या चालना विधि द्वारा, या हम थ्रेसिंग विधि द्वारा, ये सारी जो हम विधियां उपयोग करते हैं, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, अभिवाष्पन प्रक्रिया, और अब ये संतृप्त और असंतृप्त की, तो ये हमने सभी चीजों
पे हमने क्या है चर्चा की थी, हमने सभी को पढ़ा था और जिसमें लास्ट हमने ये भी पढ़ा कि विलयन संतृप्त कब होता है, जहां तक उसके पदार्थ के घुलने की मात्रा होती है तब तक वो घुलता है। उसके ज्यादा एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, एक ऐसी कंडीशन आती है कि तब पदार्थ क्या होता है, जो विलय होता है, यानी नमक, जैसे मैंने इसमें बताया था, जो पानी में घुलना, ये जो नमक है विलय है, वो उतनी मात्रा में पानी में अब घुलना क्या कर देता है, बंद कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। वो हमारा विलयन कैसा होता है, संतृप्त होता है, सैचुरेटेड होता है। तो बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और आपने अच्छे से समझा होगा। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, उसमें चालना विधि, निष्पावन विधि, हस्तचयन विधि, अवसादन विधि, निस्तारण विधि, निस्यंदन विधियां, तो ये सारी पृथक्करण की विधियां हैं और कौन कौन से पदार्थों को अलग करती है, ये सब हमने पढ़ा। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट क्लास करेंगे विज्ञान की। अ, आज जैसे कि आज मंडे है तो हम क्लास बुधवार को ले सकते हैं या गुरुवार को ले सकते हैं। तो आप जरूर अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि कब क्लास हो रही है। तो आज की क्लास समझ में आई है। जो भी समझ में नहीं आता या जो भी कुछ है वो आप कमेंट में जरूर लिखें और आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और जोड़िए, उनको क्लास शेयर करिए, उन्हें बताइए। ये तो हम क्लास 6 का वो कर रहे हैं जिसमें हम निस्तार, ये सारी जो विधियां है, सॉरी, पृथक्करण की जो विधियां है ये सारी हमने पढ़ी है 5 चैप्टर में। अब हम 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, गुड नाइट।